नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर जो कि सीटेट एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन उन सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो कि फरवरी 2026 का एग्जाम देने वाले हैं। और आज के क्वेश्चन सीडीपी टॉपिक पे आधारित होने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आज का आप सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं जिस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अर्थात लॉरेंस कोलबर्ग जो हैं उनके नैतिक तर्क का जो सिद्धांत था उनका उनके अनेक बातों के लिए क्या आलोचनाएं की जाती हैं। तो कहा गया है कि नीचे जो आलोचना हो रही वो किस संदर्भ में सही है। तो ऑप्शन ए के अंदर यहाँ पे कहा गया है कि कोलबर्ग ने अपने अध्ययनों को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है, अर्थात उन्होंने पुरुषों पे ज्यादा कार्य किया है। या फिर कहा गया यहाँ पे कि कोलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। या फिर ऑप्शन सी के अंदर कहा गया है अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है। या फिर कहा गया लास्ट के ऑप्शन में कि यहाँ पे कोहलबर्ग ने सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, अर्थात कोहलबर्ग के जो सिद्धांत है वो बच्चा के जो बच्चे होते हैं उनके प्रत्युत्तरों पर क्या है ध्यान केंद्रित नहीं करता है। अब यहाँ पे इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा ये यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे यदि हम देखें इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसमें आप देखेंगे इसका जो ऑप्शन ए दिया गया है कोलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर क्या है सबसे ज्यादा आधारित रखा है। आप थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की प्रमुख आलोचना यह है कि उनका अनुसंधान मुख्यतः जो था वह पुरुष प्रतिभागियों अर्थात लड़कों या पुरुषों पर आधारित था और उसी से उन्होंने सार्वभौमिक निष्कर्ष निकाल लिए। इस कारण उनके सिद्धांत को जेंडर बायस्ड या यहाँ पे एंड्रोसेंट्रिक्स कहा जाता है। और आगे थोड़ा सा बात किया जाए तो विकल्प बी यहाँ पे गलत है क्योंकि कोलबर्ग ने हर स्तर और हर चरण के लिए यहाँ पे स्पष्ट और विशेषताएं जो है यहाँ पे तर्क प्रकार दिए थे। उसके अलावा यहाँ पे बात करें विकल्प सी के अंदर जो कहा गया था तो विकल्प सही नहीं है सी, क्योंकि उन्होंने पियाजे से प्रेरणा लेकर अलग और अधिक विस्तृत तो छाचारणी रूपरेखा विकसित की, केवल दोहराया नहीं है। और लास्ट के ऑप्शन पे बात करें डी तो तथ्य के विपरीत है क्योंकि कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक सिद्धांतों या दुविधाओं पर दिए गए प्रत्युत्तरों के विश्लेषण पर ही अपने चरणों की रचना रखी थी, इसीलिए आलोचना इस बिंदु पर नहीं की जाती है। अब अगले हम क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि यहाँ पे आज का क्वेश्चन 80 नंबर 2 है। और आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन 80 नंबर 2 कैसे हो गया। एक्चुअली मैंने यहाँ पे बहुत सारे वीडियो जो है टॉप 10 क्वेश्चन के लिए बनाया है। तो आज का वीडियो जो है आपका पार्ट नंबर 9 है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो जो है 8 बना दिए हैं जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे फेसबुक और इंस्टाग्राम सभी जगह जाकर देख सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है। अधिगम अर्थात लर्निंग जो होता है उसको कौन सा यहाँ पे लर्निंग का जो यहाँ पे इवैल्यूएशन किया जाता है उसको कौन सा उजागर करता है। तो ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ पे कहा गया शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। या ऑप्शन यहाँ पे बी में कहा गया है शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। या ऑप्शन यहाँ पे सी के अंदर कहा गया है कि शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है। या लास्ट के ऑप्शन में कहा गया है कि शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। अब इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा यदि उसकी बात की जाए तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं इसका बी वाला है, अर्थात तो शिक्षक जो होते हैं वो विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है।
आप थोड़ा-सा डिटेल से बात कर लिया जाए यहाँ पे, तो अधिगम के लिए यहाँ पे आकलन जो होता है जिसको हम असेसमेंट भी कहा जाता है फॉर लर्निंग। तो यहाँ पे लर्निंग का जो असेसमेंट किया जाता है का मुख्य उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों की सोचने की प्रक्रियाओं और अवधारणात्मक समझ को जानने और उसी के आधार पर आगे की शिक्षण रणनीति में बदलाव करना होता है। विकल्प बी में यही बात तो स्पष्ट रूप से दी गई है, इसलिए यह अधिगम और आकलन को सबसे अच्छे रूप में दर्शाता है। थोड़ा सा आगे और बात किया जाए तो विकल्प ए तथा सी में विद्यार्थी के उत्तरों की तुलना दूसरों या मानक उत्तरों से की जा रही है, जो कि मुख्यतः असेसमेंट जो होता है ऑफ लर्निंग उसका क्या है सारात्मक जिसको हम भी कह सकते हैं स्पष्टीकरण की जो है विशेषता है। यह सीखने की प्रक्रिया से अधिक परिणामात्मक पर जोर देता है। और थोड़ा सा आगे बात करें तो इसके अलावा विकल्प डी जो है केवल पाठ्य पुस्तक की जानकारी पर आधारित है, इसलिए ये भी सतही जांच को दिखाता है जिसमें ना तो आलोचनात्मक सोच का परीक्षण हो रहा है और ना ही यहाँ पे आप देखेंगे निरंतर प्रतिपुष्टि, इसलिए यह अधिगम के आकलन को उजागर नहीं करता है। आप थोड़ा सा आगे बात किया जाए क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, अर्थात बाल केंद्रित जो होती है अर्थात तो चाइल्ड सेंटर जो एजुकेशन है उसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन ए में कहा गया कि कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे होना, या ऑप्शन बी में कहा गया कि शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए, या फिर ऑप्शन सी में कहा गया बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना, या ऑप्शन सी में कहा गया निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। यहाँ पे 4 ऑप्शन रह जाते हैं। अब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें इसमें से तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला हो जाएगा कि बच्चे का जो बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना ही बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख अर्थ होता है। थोड़ा सा डिटेल से भी बात कर सकते हैं तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में बच्चा सीखने की प्रक्रिया के केंद्र होता है। शिक्षण इस प्रकार नियोजित किया जाता है कि बच्चों के अनुभव, रुचियों, जरूरतें और उनकी आवाज अर्थात मत अभिव्यक्ति को भी प्राथमिकता मिले और वे सक्रिय भागीदारी के साथ स्वयं ज्ञान का निर्माण कर सके। इसी विचार को विकल्प सी में बिल्कुल सटीक रूप से व्यक्त करता है। आगे बात करें तो विकल्प ए, बी और डी जो है यहाँ पे सभी शिक्षक केंद्रित या निर्देश आधारित दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, जहां शिक्षक आदेश देता है और बच्चा केवल अनुकरण करता है। यह बाल केंद्रित शिक्षा के विपरीत है, इसलिए यहाँ पे ये तीनों विकल्प जो हो जाएंगे आपके गलत हो जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 84 पे, जिसके अंदर कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोस्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। कौन सा सही वर्णन करता है? वाइगोस्की और पियाजे के भाषा कथन या विचार जो होता है उसके दृष्टिकोण को कौन सही यहाँ पे दर्शाता है? तो ऑप्शन ए में कहा गया है कि दोनों भाषा को बच्चे बच्चे के विचार से जन्म लेती हुई मानते हैं, या ऑप्शन बी में कहा गया वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है, या ऑप्शन सी के अंदर कहा गया है कि पियाजे के अनुसार पियाजे ने कहा भाई पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भी भारी प्रभाव पड़ता है। और लास्ट ऑप्शन में कहा गया है कि दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार का जन्म लेते हैं, ये इस प्रकार से। अब यहाँ पे अगर बात की इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोस्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ये ऑप्शन सी करेक्ट बैठता है। थोड़ा सा आगे भी बात करते हैं तो पियाजे के अनुसार विचार अर्थात सोच पहले विकसित होती है, भाषा बाद में उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम बनती है, यानी थॉट जो होता है यहाँ पे प्रीसीड्स लैंग्वेज और भाषा सोच पर भी क्या है निर्भर होती है। थोड़ा सा आगे बात करें तो वाइगोस्की ने माना कि भाषा और विचार पर जो होते हैं वो परस्पर जुड़े होते हैं तथा भाषा बच्चे के उच्च स्तरीय चिंतन को आकार देती है, अर्थात तो भाषा का विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण के रूप में काम करती है
और यहाँ पे बात किया जाए तो धीरे-धीरे आंतरिक वाणी जो होती है उसको हम इनर स्पीच कहते हैं, बनकर सोच को व्यवस्थित करती है। और थोड़ा-सा समझे तो विकल्प सी जो है इस ठीक इसी संयोजन को दर्शाता है, इसलिए सही यहाँ पे होता। उसके अलावा विकल्प ए, बी और यहाँ पे आपके जो डी हो जाते हैं, ये जो है दो तीनों जो है विचारों को मिला-जुला कर गलत क्रम दे रहे हैं या दोनों के लिए एक मत बता रहे हैं जो कि तथ्यात्मक रूप से क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में, जिसमें कहा गया है कि विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? अब यहाँ पे मतलब कहने का मतलब था कि कोई विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए जो एक पोती है, वो अपने पिता से बहस कर रही थी और ये बहस को दादी देखती हैं, वो कहती हैं, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं होती हो? तुम लड़कों की तरह क्यों व्यवहार करोगी? तो तुमसे शादी कौन करेगा? अब ऑप्शन ए के अंदर यहाँ पे कहा गया है कि बच्चों के पालन-पोषण में परिवार की कठिनाइयाँ या ऑप्शन बी में कहा गया लिंग समरूपता या यहाँ पे कहा गया है कि लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणाएं या फिर यहाँ पे लास्ट के ऑप्शन में कहा गया है लड़की के लिंग की गलत पहचान करना। या अब यहाँ पे अगर बात की इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन बैठ जाएगा तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका यहाँ पे होने वाला है लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्धता। तो यहाँ पे समझ में आता है कि हाँ, यहाँ पे लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है लड़कियों की तुलना में। आप थोड़ा-सा इसको डिटेल से भी समझ सकते हैं। तो दादी जी का वाक्य यह मानकर चलता है कि अच्छी लड़की हमेशा आज्ञाकारी, शांत और बहस ना करने वाली होती है, जबकि बहस या विरोध करना लड़कों जैसा व्यवहार है तथा विवाह योग्यता भी इन गुणों पर आधारित मानी जा रही है। यह स्पष्ट रूप से लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग जो है यहाँ पे पूर्व निर्धारित गुण मान लेने वाली लिंग रूढ़िबद्ध धारणाएं अर्थात जेंडर स्टीरियोटाइप का यहाँ पे हो रहा है। थोड़ा सा आगे बात करें, इसमें ना तो परिवार की आर्थिक सामान्य कठिनाइयों की बात की जाती है और ना ही इसलिए विकल्प यहाँ पे हमारा ए सही अर्थात गलत हो जाएगा और ना लिंग समरूपता की बात की जो कि समानता या समान व्यवहार को दर्शाती है इसलिए दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पे ना ही लड़कियों की लिंग पहचान को करता है, गलत ऑप्शन यहाँ पे हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे हमारा केवल ऑप्शन जिसमें बैठता है जहाँ पे बी और डी और यहाँ पे ए गलत हो जाते हैं, केवल यहाँ पे हमारा सी वाला जो है करेक्ट आंसर बैठता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए में कहा गया है आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सकें। बी में कहा गया आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। या सी में कहा गया आकलन केवल स्मरण शक्ति ही नहीं बोध और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उससे भय और चिंता का संचार ना हो। अर्थात यहाँ पे क्वेश्चन है इसके अंदर 4 पॉइंट दिए गए हैं। अब यहाँ पे कहा गया कौन से पॉइंट सही होंगे कौन से गलत होंगे इससे संबंधित यहाँ पे ऑप्शन बना दिए गए। ऑप्शन ए में कहा गया ए और सी सही हो सकता है, ऑप्शन बी में कहा गया बी और सी सही हो सकता है, ऑप्शन सी में कहा गया ए और बी सही होगा या ऑप्शन में कहा गया बी और डी सही होगा। अब अगर बात करें इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही होने वाला है तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आप देखेंगे इसका जो यहाँ पे ए और सी करेक्ट हो जाएंगे। अर्थात आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सकें। और सी में कहा गया आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं बोध और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका ए और सी करेक्ट बैठ जाता है। आप थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेनेशन पे समझ भी सकते हैं। तो कथन ए का सही है क्योंकि आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार आकलन का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को अपनी शक्ति और कमियों को पहचानने में मदद करना होता है
और शिक्षक को अपनी शिक्षण रणनीति को समायोजित करने के लिए सूचना देना होता है। आकलन सीखने या सिखाने की प्रक्रिया का एक सहायक साधन माना जाता है। थोड़ा सा आगे बात किया जाए तो कथन सी भी सही है, क्योंकि अच्छा आकलन केवल रट कर याद करने की याद की गई बातों को नहीं, बल्कि समझ बोध, तर्क विश्लेषण और व्यवहारिक अनुप्रयोगों को भी जांचता है। इसलिए मूल्यांकन के लिए प्रश्न विविध स्तरों जैसे कि ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग पर होने चाहिए, इस प्रकार से। इसके अलावा यहाँ पे कथन आपके बी है, क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि आकलन का सार्थक होना तुलनात्मक अर्थात नॉर्म रेफरेंस्ड होना चाहिए, कि मूल्यांकन पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इसलिए अधिकतम शिक्षण जो हमारे होते हैं वो शिक्षण सुधार और व्यक्तिगत प्रगति पर केंद्रित होना चाहिए, ना कि केवल छात्र छात्र की तुलना पर होना चाहिए। इसके अलावा कथन यहाँ पे डी भी गलत हो जाता है, क्योंकि आज की मूल्यांकन नीति जो है उसके अनुसार आकलन विद्यार्थियों में भय, तनाव और चिंता पैदा किए बिना करना चाहिए। भय आधारित तो आकलन जो होता है वो सीखने में बाधा डालता है, इसलिए इसे उद्देश्यपूर्ण नहीं माना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं, जिस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? तो ऑप्शन ए के अंदर कहा गया है कि व्यवसायिक प्रशिक्षण के केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करें, या ऑप्शन बी के अंदर कहा गया है घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए उनके साथ पढ़ना चाहिए, या फिर यहाँ पे ऑप्शन में कहा गया खास तौर पर उनके लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में, या फिर यहाँ पे बात के लास्ट में तो समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रकार का प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। अब अगर बात के इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे इसका ऑप्शन समावेशी शिक्षा, क्योंकि 2000 जो 9 हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो हमारा जो है समावेशी शिक्षा से संबंधित होता है। अब थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेनेशन पे बात करें तो आरटीए अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है, यह सुनिश्चित करता है कि विशेष आवश्यकता वाले चाहे वो दिव्यांग बच्चे हों, बच्चों को भी समान रूप से पड़ोस के समान विद्यालयों में समावेशी शिक्षा जो होती है या इंक्लूसिव एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, उसके अंतर्गत पढ़ाया जाए और विद्यालय उनकी व्यक्तिगत जो उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त सुविधाएं और सहारा प्रदान करें। थोड़ा सा आगे बात करें तो विकल्प ए और यहाँ पे सी केवल व्यवसायिक या पृथक विशेष विद्यालयों पर जोर देते हैं, इसलिए ये समावेशी शिक्षा की भावना के विपरीत हैं। इसके अलावा विकल्प बी में केवल घर पर शिक्षा की बात की गई है, जबकि आरटीआई का मूल सिद्धांत है निःशुल्क और अनिवार्य विद्यालय शिक्षा, इसलिए यहाँ पे सही विकल्प केवल आपका डी वाला बैठ जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन के अंदर जो कि यहाँ पे 88 में दिया गया है कि जिस कक्षा कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहां एक प्रभावी शिक्षक को कैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में कहा गया समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा, या फिर बी के अंदर कहा गया कि वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सके, या फिर यहाँ पे कहा गया ऑप्शन सी में समूह में वैयक्तिक भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा, या लास्ट के ऑप्शन में कहा गया है सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। अब थोड़ा सा बात करें इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आप देखेंगे कि सी वाला समूह में व्यक्ति भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर भी क्या है ध्यान देगा। तो अब थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए तो विविध पृष्ठभूमि से आने वाले जो प्रभावी शिक्षक होते हैं या वाली कक्षा में प्रभावी शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी अर्थात कल्चरली रिस्पॉन्सिव की बात होती है, तो वह विद्यार्थियों की भाषा, संस्कृति, जीवन अनुभव
और पारिवारिक संदर्भ को समझकर अपनी शिक्षण रणनीति को समायोजित करता है, ताकि वैयक्तिक भिन्नताओं का सम्मान हो और सभी को सीखने के समान अवसर मिले। यह बात आपकी सी में दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे विकल्प आपके बात करें ए और बी में आर्थिक या सामाजिक आधार पर बंटवारा कहा गया है। अतिरिक्त मेहनत का दबाव दिखाते हैं, जो समावेशी और समतामूलक कक्षा के सिद्धांतों के विपरीत है। और डी में सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी की बात की गई, जबकि आधुनिक शिक्षा दृष्टिकोण में विविधता को संसाधन माना जाता है, इसलिए तीनों विकल्प यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिस क्वेश्चन में कहा गया है कि संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए में कहा गया है कि संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं, कि किंतु संज्ञान संवेग को प्रभावित नहीं करता। अर्थात संवेग जो है संज्ञान को क्या करता है? प्रभावित करता है, लेकिन जो यहाँ पे संज्ञान है वो संवेग को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन बी में कहा गया है कि संज्ञान और संवेग परस्पर क्या होते हैं? जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। या फिर ऑप्शन सी के अंदर कहा गया संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। या ऑप्शन डी के अंदर कहा गया संज्ञान जो है संवेगों को प्रभावित करता है, किंतु संवेग जो है संज्ञान को प्रभावित नहीं करता है। या यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका आपका ऑप्शन जो यहाँ पे बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आप डिटेल से भी समझ सकते हैं इसको। तो मनोविज्ञान में माना जाता है कि संज्ञान अर्थात सोच समझ, निर्णय लेना, स्मृति याद जो होते हैं संज्ञान में आते हैं, और संवेग जिनको हम भावनाएं कहते हैं, ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं। हमारी भावनाएं इस बात को प्रभावित करती हैं कि हम कैसे सोचते हैं, याद रखते हैं और कैसे निर्णय लेते हैं, और हमारी सोच भी हमारी भावनाओं को बदल सकती है। इसलिए दोनों का संबंध द्विदिशीय था, दो तरफा है। आगे थोड़ा सा और बात करें तो विकल्प यहाँ पे ए और डी के केवल एक तरफा प्रभावी बात की गई है, इसलिए गलत हो जाते हैं। जबकि शोध के अनुसार दोनों ही एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। इसके अलावा विकल्प सी में यहाँ पे बात कही गई है कि वे उन्हें स्वतंत्र प्रक्रियाएं मानते हैं, जो कि वर्तमान में वैज्ञानिक समझते हैं कि ये समझ के विपरीत है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, इसलिए विकल्प यहाँ पे बी आपका करेक्ट बैठता है। अब यहाँ पे आज के होमवर्क क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसके अंदर कहा गया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विविध शिक्षार्थियों वाले समावेशी के संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके डिटेल से पढ़ के आप इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। डिटेल से इसका एक्सप्लेनेशन भी देखना है, और डिटेल से एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए इसका वीडियो जो है आपका पार्ट नंबर 10 मिल जाएगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उस पे आपको डिटेल से हम सॉल्यूशंस का देने वाले हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखते हैं तो प्लीज आप हमें फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे आपको इसका रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा।